लास्ट लेक्चर में मोस्ट लोगों का कंसर्न ये था कि हम ई ए इज़ इक्वल्स टू यू के रिस्पेक्ट से ए इज़ इक्वल्स टू एल यू वाली फॉर्म में लिखना क्यों प्रेफर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन की मैट्रिक्स ए की, तो आपके पास इस एग्जांपल के थ्रू भी शोन है कि जो यहाँ मैट्रिक्स ए की 2-1 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए जो आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और उससे जो आपके पास मैट्रिक्स आया वो E21 एलिमेंट्री मैट्रिक्स था। इस तरह मैट्रिक्स ए में 3-2 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए आपने जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसको आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स E32 कहोगे। अब आप जो पोजीशंस को ज़ीरो करते हो, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो 2-1 पोजीशन को ज़ीरो करते हो, 3-1 पोजीशन को ज़ीरो करते हो और 3-2 पोजीशन को ज़ीरो करते हो। अब यहाँ 3-1 आप लोगों ने नहीं राइट डाउन किया, तो उसकी पॉसिबली रीज़न ये है कि आपका E31 ऑलरेडी ज़ीरो मैट्रिक्स में है। अब जब आप E21 E32 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसमें 10 और -5 दोनों मल्टीप्लायर्स ऐसे हैं जो कि E21 का भी पार्ट नहीं है और E32 का भी पार्ट नहीं है, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स्ट्रा लेबर अप्लाई करनी पड़ेगी। और इसी को ही जब आप इस वाली फॉर्म में यहाँ आप ई ए इज़ इक्वल्स टू यू, अब आपने जो इस एग्जांपल में मल्टीप्लाई किया वो ई को मल्टीप्लाई कर कर लिखा। ई ए इज़ इक्वल्स टू यू को जब आप ए इज़ इक्वल्स टू एल यू वाली फॉर्म में लिखते हो, एल आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस के इन्वर्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब आप इन्वर्स लिखते हो तो आप रिवर्स ऑर्डर लिखते हो। तो यहाँ जब आप इन्वर्सिस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आपके पास एल आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि तमाम मल्टीप्लायर्स 2-1-0 ये आपके पास इस मैट्रिक्स का पार्ट है। इस तरह 0-5-1 ये आपके पास E32 इन्वर्स का पार्ट है। तो आपने ये कंक्लूड किया in L the multipliers just sit in the matrix L and no work to do, just keep record of what those multipliers were and that gives L। जबकि आपको जब आप E इज इक्वल्स टू यू की फॉर्म में लिखते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेबर अप्लाई करनी पड़ती है और मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है वो कम्प्लेक्स होगा। अभी यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स है, अगर आपका ऑर्डर मज़ीद हायर होगा तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए लेबर ज़्यादा अप्लाई होगी। और जो आपने ये बहुत से लोगों को कंसर्न ये भी था कि आप ए इज़ इक्वल्स टू एल यू की फॉर्म में लिखते क्यों हो। ए इज़ इक्वल्स टू एल यू की फॉर्म में लिखते आप इसलिए हो आपके पास जो एल और उसके बाद यू मैट्रिक्स आएगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो डायगोनल आपका मैट्रिक्स का बन रहा है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म बन रही है। और जो आपके पास मैट्रिक्स यू आएगा उसमें आपके पास अपर ट्राइंगुलर फॉर्म आएगी, मीन्स उसमें जो डायगोनल के नीचे वाले मल्टीप्लायर्स हैं वो ज़ीरो होंगे और यहाँ नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें आपने ए एक्स इज इक्वल्स टू बी में एक्स वेक्टर को फाइंड आउट करना था। अगर आप उस एग्जांपल को रिकॉल करो तो हमने उसमें फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो आपके अननोन्स x1 x2 x3 इनको फाइंड आउट किया था। तो इस तरह आप फैक्टराइजेशन के थ्रू
उस पर गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर कर अननोन्स जो हैं वो आप अपने फाइंड आउट कर सकते हो। जो आपने ये तमाम मेथड डिस्कस किया, इसमें पिवट्स ज़ीरो नहीं थे। जो भी आपको मैट्रिक्स ए गिवन होगा उस केस में पिवट्स ज़ीरो नहीं होंगे। तो अगर पिवट्स ज़ीरो नहीं है तो आपको रो एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पिवट्स ज़ीरो हैं तो आपको रो एक्सचेंज करनी होगी। जो आपने पिछला मेथड अप्लाई किया इसमें नो रो एक्सचेंज था, फैक्टराइजेशन विद नो रो एक्सचेंज जब आपने किया तो उस केस में आपका जो पी या परमुटेशन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ए मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करोगे तो एज इट इज़ ही आएगा। लेकिन अगर पोजीशन आपके पास ये आती है कि पिवट्स पोजीशन जो हैं वो ज़ीरो हों, अगर पिवट्स पोजीशन ज़ीरो होंगी तो आप रो, अगर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, कंडीशन ये साथ है कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ज़रूर होना चाहिए, यानी उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो आप उसमें रो एक्सचेंज जब करते हो तो उसको परमुटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि परमुटेशन में अगर आप रो 1 2 को एक्सचेंज कर रहे हो तो आप मैट्रिक्स ए को P1 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह अगर आप मैट्रिक्स ए की 1 और 3 रोज़ को एक्सचेंज कर रहे हो तो आप P1 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह रिस्पेक्टिवली अगर 2 3 से कर रहे हो तो P2 3 से मल्टीप्लाई करोगे। हम लोग जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड ट्रांसपोजेस, इसको डिस्कस करेंगे। अब परमुटेशन आपके पास बेसिकली आप यूज़ क्यों करते हो और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। परमुटेशन आर मैट्रिसेस पी एग्जीक्यूट रो एक्सचेंज इफ़ ए इज़ इन्वर्टेबल। यानी इसमें कंडीशन ये है, आप रो एक्सचेंज का मेथड तब अप्लाई करोगे अगर आपके पास मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल हो, और इसके थ्रू आप ए एक्स इज इक्वल्स टू बी को सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने जो विदाउट नो एक्सचेंज मेथड था उसमें भी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी को सॉल्व कर कर x1 x2 x3 को फाइंड आउट किया था। If zero in the pivot position, then I get proper pivot there by row exchange। अब जब आपने a is equals to LU फैक्टराइजेशन की विदाउट नो रो एक्सचेंज, तो आप यहाँ कुछ लोगों को ये था कि आप अपर ट्राइंगुलर फॉर्म और लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म क्या होती है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपके पास L आएगी वो लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म आएगी, इस तरह जो U आएगा वो आपके पास अपर ट्राइंगुलर फॉर्म आएगी। That description of elimination assumes that we have no row exchange and no P. P here is I and rows in good order। यानी अगर यहाँ आप P को देखो तो वो आपके पास P अगर रो एक्सचेंज नहीं है तो परमुटेशन मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमिनेशन विद रो एक्सचेंज, अगर आप रो एक्सचेंज कर रहे हो तो आपके पास जो जनरल फॉर्म है वो P A इज इक्वल्स टू L U। P यहाँ परमुटेशन मैट्रिक्स को शो कर रहा है, डेट डज द रो एक्सचेंजेस, और A आपके पास कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। P को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रीऑर्डर रोज। अब जो आपने मैं नेक्स्ट में आपको एग्जांपल से भी शो करूँगी कि अगर आपने रोज़ एक्सचेंज करनी है तो आप P को किस तरह राइट डाउन करोगे।
अब जब आपने 3x3 का ऑर्डर लिया तो उसमें आपके पास 6 परमुटेशन मैट्रिसेस आए लेकिन अगर आप 4x4 मैट्रिक्स का ऑर्डर लोगे तो आप के पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं परमुटेशन मैट्रिक्स लिखने की वो n फैक्टोरियल आप लोगों को ऑलरेडी पता है n(n-1) एंड सो ऑन 3 to 1। तो ये आपके पास पॉसिबल रीऑर्डरिंग्स काउंट्स हैं। और लास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने अगर परमुटेशन मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो इसका इन्वर्स परमुटेशन में और ट्रांसपोज वो इक्वल होते हैं। अगर आप परमुटेशन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हो तो उसका इन्वर्स भी वही होगा। और इस चीज़ को आप प्रूफ भी कर सकते हो कि अगर आप P ट्रांसपोज और P को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास आइडेंटिटी आएगा। आप लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर में देखा है कि अगर आप A इन्वर्स A को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अगर यहाँ ट्रांसपोज P और P को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करोगे कि P ट्रांसपोज और P इन्वर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अगर आपने P ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया तो P इन्वर्स सेम मैट्रिक्स होगा। अब अगर आप 4 फैक्टोरियल लोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। इन 4x4 के मैट्रिक्स के केस में आपके पास 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं परमुटेशन मैट्रिक्स लिखने की। इस तरह अगर 5x5 का ऑर्डर हो तो आपके पास 120 परमुटेशन मैट्रिसेस होंगे। अब ये कोई भी एग्जांपल शो की हुई है, इसमें आपके पास अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 4 3 3 1, अब इसका ऑर्डर 3 आपके पास रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3x2 ऑर्डर का होगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो आपके पास ट्रांसपोज में ये होता है कि रोज़ इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज़। 1 2 4 फर्स्ट कॉलम आपके पास फर्स्ट रो होगी। इस तरह 3 3 1 सेकंड कॉलम आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद सेकंड रो होगी। आप इस तरह भी देख सकते हो कि 1 3 अगर फर्स्ट रो है तो ये 1 3 यहाँ फर्स्ट कॉलम है। इस तरह अगर 2 3 सेकंड रो है तो यहाँ 2 3 सेकंड कॉलम है। 4 1 थर्ड रो है तो यहाँ 4 1 आपके पास थर्ड कॉलम है। आपके पास जो ट्रांसपोज का जनरल फार्मूला है वो A ट्रांसपोज IJ इज इक्वल्स टू AJI। यानी कोई भी नंबर अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो कोई भी नंबर जो रो I और J कॉलम की पोजीशन पर है वही नंबर ट्रांसपोज लेने के बाद J रो और I कॉलम पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगा। simply row numbers becomes column number and column number becomes row number। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिस तरह यहाँ आपको जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें 3 2 4 डायगोनल में आपके पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब अगर यहाँ 1 1 पोजीशन यानी ये 1 और ये 1 सेम हो, यहाँ ये वाला 7 और ये वाला 7 सेम हो, 9 और 9 सेम हो इस डायगोनल के क्रॉस, तो आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉल करोगे। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास सेम मैट्रिक्स वो एक इक्वल आ जाएगा। ट्रांसपोजिंग डज नॉट चेंज द मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी। और अगर आप नॉन सिमेट्रिक के केस में देखो, जिस तरह यहाँ ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 4 3 3 1, अगर इसका आप ट्रांसपोज ले रहे थे अगर गिवन आपके पास 1 2 4 3 3 1 हो तो ट्रांसपोज आपके पास
आर टी जो इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ प्रॉपर्टी ये है कि आर ट्रांसपोज आर, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले रहे हो उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इज़ ऑलवेज सिमेट्रिक। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि इस जगह जब आप 1 2 4 3 3 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था वो 1 2 4 3 3 1, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ आप अगर रोज़ बाय कॉलम्स के थ्रू मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आपके पास 10 आ जाएगा, इस जगह 11 और यहाँ 7। ठीक है ना। 7 के लिए यहाँ क्या होगा कि आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 1 3 और थर्ड कॉलम आपके पास 4 1 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 7 आ रहा है। तो इस जगह भी यही है कि डायगोनल के अक्रॉस कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद यहाँ 11 11 ये नंबर सेम है, 7 7 ये नंबर सेम है। इस तरह जो नंबर आपका इस पोजीशन पर होगा, आपके पास डायगोनल ये है ना, तो जो नंबर आपके पास इस पोजीशन पर होगा और इस पोजीशन पर होगा, ये दोनों नंबर्स भी आपस में सेम होंगे। अब आप के में क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल मैट्रिक्स या ऑलवेज सिमेट्रिक क्यों होता है। अब आप इसको इस प्रूफ से भी शो कर सकते हो। अगर आप आर टी आर इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब ट्रांसपोज लेने के बाद भी ऑलवेज ऑर्डर रिवर्स होता है, जैसा कि इन्वर्स के केस में होता है। इन्वर्स के केस में भी ऐसे ही था, जिस तरह आप लोगों ने अगर E21 E32 अगर इसका इन्वर्स ले रहे हो तो आपके पास ऑर्डर रिवर्स होगा, यानी पहले आप E32 का इन्वर्स लिखोगे, उसके बाद E21 का इन्वर्स लिखोगे। इस तरह यहाँ भी अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो उसके बाद ऑर्डर रिवर्स होगा, पहले आर ट्रांसपोज एंड देन आर ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो ये जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आर आ जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आप लोगों ने इस जगह देखी थी ये प्रॉपर्टी कि जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ इन जिस तरह आप 3 1 7 अगर इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो वो सेम ही रहेगा, यानी अगर आप यहाँ 1 2 9 7 9 4 रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करो तो आपका मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए सेम होंगे। तो इसी तरह इस केस में जब आपने आर टी आर का ट्रांसपोज लिया तो वही आपके पास जो आप ओरिजिनल जिस फॉर्म से शुरू हो रहे थे आर टी आर ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास वही इक्विवेलेंट सेम फॉर्म आ गई। तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि ट्रांसपोज लेने के बाद, यानी ट्रांसपोज लेने से पहले आपके पास आर टी आर था जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे थे, और ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास आर टी आर आ रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि आपका आर टी आर यानी कोई भी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसको अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ आप को एग्जाम्पल के थ्रू ये शो किया गया है कि आप P से किस तरह मल्टीप्लाई करते हो। अब जिस तरह यहाँ आपको जो गिवन मैट्रिक्स A है वो ये है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि A इन्वर्टिबल है, यहाँ A इन्वर्टिबल है। अब आप क्या कर रहे हो इस केस में, अगर A इन्वर्टिबल है तो आपने जो पिवट्स पोजीशन है वो आपकी 1 1 8 है, ये आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, यहाँ ये ज़ीरो नहीं है। इसके बाद जब आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ आप अगर रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो
बिकॉज आपकी 2 1 पोजीशन, 3 1 पोजीशन और 3 2 पोजीशन जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब इनको ज़ीरो करने के लिए आप जो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपने रो 2 से रो 1 को सब्ट्रैक्ट किया। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे वो 0 0 आ जाएंगे। अब ये वाली पोजीशन जो थी ये पिवट पोजीशन थी, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए थी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे कि आप रो एक्सचेंज कर रहे हो, यानी आप थर्ड रो को सेकंड रो पर मूव कर रहे हो और सेकंड रो को थर्ड रो पर मूव कर रहे हो, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें आपके पास जो जनरल फॉर्म थी वो PA = LU थी। तो यहाँ आप P को किस फॉर्म में लिखोगे, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 0 0 यानी वो वाली रो जो है वो एज इट इज़ रहेगी। अब आपने सेकंड और थर्ड रो को एक्सचेंज किया तो आपके पास P2 3 वाली जो फॉर्म है वो आएगी। यहाँ से आप देख सकते हो कि P2 3 में आपने सेकंड और थर्ड रोज को स्विच किया आपस में, तो यहाँ भी आपके पास 0 0 1 और 0 1 0। अब इस केस में आपके पास L क्या होगा, L आपके पास 1 0 0 2 1 0 और 1 0 1, ये आपके पास L की फॉर्म होगी। तो आपके पास अब जनरल फॉर्म को आप PA = LU की फॉर्म में लिखोगे। अब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर हैं, आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ आपने 3 एलिमिनेशन मैट्रिसेस जो हैं उनको फाइंड आउट करना है एंड पुट A इनटू प्रॉपर ट्रायंगुलर फॉर्म। आपके पास ये वाली एलिमिनेशन मैट्रिसेस जब फाइंड आउट करोगे ये वाली जनरल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई बाय E3 2 इनवर्स, E3 1 इनवर्स, E2 1 इनवर्स 2 फैक्टोर A इनटू LU, जहाँ जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि L आप इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है और आपने यहाँ L और U को फाइंड आउट करना है। अब ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करोगे। इस तरह यहाँ इस प्रॉब्लम में भी आपने सेम L और U को फाइंड आउट करना है, यानी आपने A को फैक्टराइजेशन करनी है LU की फॉर्म में। अब इस केस में 3 1 पोजीशन जो है वो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो यहाँ आपने इसलिए आपको एलिमिनेशन मैट्रिक्स 3 1 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला प्रॉब्लम गिवन है, इसमें आपने क्या करना है कि A मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करोगे। अब लास्ट में एक एग्जांपल और गिवन है, यानी आपने जो परमुटेशन मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा कि इसमें जब आप रो एक्सचेंज करते हो A मैट्रिक्स में तो आप उसको परमुटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो। आपके पास जो जनरल फॉर्म थी वो PA = LU थी। अगर आप P को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर जाते हो या राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाते हो तो वो आपके पास P इन्वर्स होगा। और ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि P इन्वर्स और P ट्रांसपोज सेम होते हैं। तो यहाँ आपने इस मैट्रिक्स A को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ आपके पास जो मैट्रिक्स A गिवन है इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका फर्स्ट पिवट 0 है ये आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आपके पास जो पिवट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे और 2 और 4 जो है ये आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो नहीं है। अब आप इसके लिए क्या करोगे, E2 1 जो मैट्रिक्स आप फाइंड आउट करते हो एलिमिनेशन मैट्रिक्स, यानी 2 1 पोजीशन 3 1 3 2 ये ज़ीरो होनी चाहिए।
तो जब आप इस रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज करोगे तो यहाँ आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी 1 2 3 0 0 6 2 1 4। ये आपने सबसे पहले रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज किया। अब आप इसके ऊपर एलिमिनेशन स्टेप्स अप्लाई करोगे बिकॉज आपको ये वाली पोजीशन भी ज़ीरो चाहिए। तो आप रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसे रो 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ 1 2 3 0 0 6। अब आप रो 3 पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे तो आपके पास इस जगह 0 -3 -2 आ गया। अब यहाँ भी देख सकते हो आप लोग कि ये वाली जो पिवट पोजीशन है ये भी आपके पास ज़ीरो है। तो इसको अब आपने क्या करना है कि आप रो 2 और रो 3 को एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ आपके पास 0 -3 -2 और 0 0 6 आ जाएगा। तो आप लोगों ने एलिमिनेशन स्टेप्स के थ्रू इन्हीं तीनों पोजीशंस को ज़ीरो करना होता है, वो भी आपके पास ज़ीरो है और आपके पास पिवट्स जो हैं वो भी ज़ीरो नहीं हैं। अब जो आपने परमुटेशंस मैट्रिसेस लिखने हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि आपने यहाँ रो 1 और रो 2 को एक्सचेंज किया, तो आप P1 2 भी लिखोगे। यानी अगर आप रो 1 और 2 को एक्सचेंज करते हो तो आप मैट्रिक्स ए को इससे मल्टीप्लाई करते हो P1 2 से, आप ये वाला P1 2 लिखोगे। उसके बाद आपने रो 2 और रो 3 को भी एक्सचेंज किया तो आप P2 3 भी लिखोगे। तो यहाँ उसी तरह ही आपने इस जगह जो आप लिख रहे हो वही P1 2 और P2 3, इनको लिखने के बाद आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो P आएगा या परमुटेशन मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जनरल फॉर्म आपके पास यही थी PA = LU। तो आपका P जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद परमुटेशन मैट्रिक्स आया वो लिख रहे हो और जो A आपको गिवन था, अब यहाँ जो आप A लिखोगे वो ये वाली फॉर्म लिखोगे बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि आपने यहाँ ये वाले स्टेप्स अप्लाई किए इसकी रोज़ को रीऑर्डर करने के लिए। तो वो आप उसी तरह इसी तरह P से मल्टीप्लाई कर कर उसको कंपनसेट कर रहे हो। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब आप यहाँ इस 2 पोजीशन को ज़ीरो करने के लिए रो 2 में से 2R1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी जिसको आप मैट्रिक्स U कॉल करोगे। और इस तरह A को अगर आप PTLU की फॉर्म में लिखते हो, आप ये कह सकते हो कि इस P को जब आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाओगे तो ये इन्वर्स होगा। परमुटेशन के केस में इन्वर्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहाँ आप 0 इस रो को कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हो, इस तरह 0 0 1 सेकेंड कॉलम, 1 0 0 थर्ड कॉलम। और ये जो आपने L मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, 1 0 0, अब आपने L में यही ऑपरेशन किया ना कि आप रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और रो 1 को -2 से कर रहे हो और यहाँ आप सेकेंड रो में ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ 1 0 0 फर्स्ट रो को चेंज नहीं कर रहे, 0 0 1 यानी आपने इस मैट्रिक्स के लिए थर्ड रो को भी चेंज नहीं किया। और 2 1 0 यानी आपकी जो R1 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है और जब इसका इन्वर्स लिखोगे तो यहाँ -2 की जगह आपके पास 2 आ जाएगा और रो 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये आपके पास जो U मैट्रिक्स था वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो
एल मैट्रिक्स है वो एलिमिनेशन स्टेप का इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स में आप -2 की जगह +2 लिखोगे।